प्यारे बच्चों, विद्वान साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम अध्ययन करते हैं सम्राट अशोक के विषय में। तो सम्राट अशोक के विषय में अध्ययन करने से पहले थोड़ा मौर्य वंश के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, तो सबसे पहले प्रश्न यही आता है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में शासक कौन बना था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में शासक बना था बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद में शासक कौन बना? बिंदुसार के बाद में शासक बना अशोक, और जो अशोक का शासन काल है वो 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व है। अब इन तीनों में संबंध क्या है वो देखते हैं। अशोक, देखिए, अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र है और बिंदुसार का पुत्र। अशोक की माता का नाम दम्मा या सुभद्रांगी। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बना था। दक्षिणी भारत से प्राप्त गुजरात तथा मास के अभिलेखों से दक्षिणी भारत से दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं। एक का नाम तो मास्की है और दूसरा गुर्जरा अभिलेख। इसे गुर्जरा अभिलेख भी कहा जाता है। इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम है वो अशोक मिलता है। अभिलेखों में अशोक का देवानाम भी है और देवानाम पियदसी। इन उपाधियों से उसे विभूषित किया गया है। पुराणों में अशोक का नाम है अशोक वर्धन मिलता है। अब लेते हैं अशोक के विषय में और सामान्य जानकारी। अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी के साथ में किया गया था। अशोक का विवाह विदिशा की राजकुमारी से किया गया था। इस राजकुमारी से पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संमित्रा का जन्म हुआ था। अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संमित्रा ये दोनों श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए गए थे। लेकिन जो अभिलेख है उन अभिलेखों में अशोक की रानी कारुआकी का उल्लेख मिलता है। अभिलेखों में रानी कारुआकी का उल्लेख मिलता है। कारुआकी। अब लेते हैं अशोक का राज्याभिषेक। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि अशोक ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया था 273 ईस्वी पूर्व में, लेकिन विधिवत रूप से उसका राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था और इन दोनों में 4 साल का अंतर है।
तो ऐसा कहा जाता है कि बिंदुसार है वो अशोक के बजाय अपने पुत्र सुसेन को शासक बनाना चाहते थे और इसी कारण से मौर्य साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया था, दो दलों में विभाजित हो गया था। अशोक तथा सुसेन के मध्य युद्ध हुआ था और ये युद्ध लगभग 4 वर्षों तक चला था। और अशोक के बारे में कहा जाता है कि अशोक अपने 99 भाइयों का वध करने के बाद में शासक बना था और इसी कारण ये 4 साल का दोनों में अंतर आता है। और उसके राज्याभिषेक की तिथि वो 269 ईस्वी पूर्व है। तो आपको एक तो ये महत्वपूर्ण तिथि आपको एक तो ये याद करनी है कि अशोक की राज्याभिषेक की तिथि क्या है या अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईस्वी पूर्व में। क्योंकि अशोक के जो भी कार्य हैं, जो भी उसके विकास के कार्य हैं, जो भी आक्रमण है आदि हैं अशोक से संबंधित, वो सभी इसी को आधार मान करके लिखे गए हैं। तो राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद, राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद क्या किया था अशोक ने? जब अशोक का राज्याभिषेक हुआ उसके 7 वर्ष बाद तो अशोक ने कश्मीर तथा खोतान पर आक्रमण किया था। कश्मीर तथा खोतान पर आक्रमण किया और एक विस्तृत क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। अशोक के साम्राज्य में अगर देखा जाए तो उस समय का दक्षिण भारत का तमिल क्षेत्र है उसको छोड़ करके वर्तमान का पूरा भारत, बांग्लादेश और पूर्वी भारत भी उसमें शामिल था। वर्तमान का पाकिस्तान वाला क्षेत्र वो भी उसमें शामिल था तथा अफगानिस्तान का एक विस्तृत क्षेत्र भी अशोक के साम्राज्य में शामिल था। इसके बाद में नेक्स्ट लेते हैं कि राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग पर आक्रमण, आथे गुम्फा अभिलेख से ज्ञात होता है कि आथे गुम्फा अभिलेख का नाम है और इस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग पर उस समय नंदराज नामक राजा शासन कर रहा था। तो अशोक और नंदराज के बीच में भयंकर युद्ध हुआ था। इस युद्ध को कलिंग के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में लगभग 1 लाख सैनिक मारे गए थे और 1.5 लाख के लगभग बंदी बनाए गए थे। जब युद्ध के बाद में अशोक ने रणभूमि में देखा तो चारों तरफ घायल और जो सैनिकों की लाशें पड़ी थी, तो इससे अशोक का जो हृदय वो द्रवित हो गया और उसका मन काफी विचलित हो गया और परिणाम स्वरूप अशोक ने क्या किया, शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी। बौद्ध भिक्षु सरमण निग्रोध तथा उपगुप्त के प्रभाव में आकर के ये दोनों बौद्ध भिक्षु थे, सरमण निग्रोध और उपगुप्त, इन दोनों के प्रभाव में आकर के अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर ली। राजतरंगिणी के अनुसार, राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व शिव का उपासक था। कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण किया तो उससे पहले वो शिव का उपासक था। अब ये राजतरंगिणी क्या है? राजतरंगिणी एक पुस्तक है जिसके लेखक कलहण है। ये पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई। राजतरंगिणी जिसके लेखक कलहण है। इस पुस्तक में कश्मीर का इतिहास है और कलहण कश्मीर के राजा हर्ष के राजकवि थे, उनके द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक से हमें ज्ञात होता है कि अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले शिव का उपासक था। अब हम और आगे अशोक के बारे में अध्ययन करते हैं।
राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी। बोध गया जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए यह स्थान प्रसिद्ध है। यह अशोक ने 10वें वर्ष में यात्रा की थी। और 20वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। इसे कपिल वस्तु भी कहते हैं। लुम्बिनी कपिल वस्तु, यहां महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और जब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की तो वहां पर जो भूमि कर पहले 1/6 लिया जाता था, उसके स्थान पर 1/8 कर दिया गया। तो ये जानकारी हमें रुमनदेही अभिलेख से मिलती है। रुमनदेही अभिलेख से हमें ज्ञात होता है कि जब सम्राट अशोक ने 20वें वर्ष में लुम्बिनी वन या कपिल वस्तु की यात्रा की तो वहां पर जो भूमि कर की दर है 1/6 से घटा करके 1/8 कर दी। अशोक के शिलालेखों में दक्षिण भारत के 4 स्वतंत्र राज्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये 4 राज्य हैं, चोल, चेर, पांड्य और केरल। ये 4 उस समय दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्रों के स्वतंत्र राज्य थे। स्वतंत्र राज्य। राज्याभिषेक से संबंधित एक लघु शिलालेख है। राज्याभिषेक से संबंधित लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। अब हम अध्ययन करते हैं अशोक के धम्म के बारे में। अशोक का धम्म। अशोक का धम्म। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे अशोक का धम्म कहा जाता है। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उसे अशोक का धम्म कहा जाता है। धम्म की यह परिभाषा दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में दूसरे व 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार पापक्रम से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि, इसके अलावा साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, गुरुजनों का सम्मान करना, माता पिता का आदर करना,
मित्रों तथा संबंधियों के साथ उचित व्यवहार करना और चरित्र शुद्ध रखना, इस तरह के जो अशोक के द्वारा आदर्श प्रस्तुत किए गए थे वो इस धम्म की अन्य शर्तें हैं। अशोक का जो तीसरा अभिलेख है, अशोक के तीसरे अभिलेख में अलप संग्रह तथा अलपव्यय का विधान था। बब्रू शिलालेख, इसे बाबरू शिलालेख भी कहते हैं, जो राजस्थान बैराट से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख में अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्नों ये त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ, इसमें अपनी आस्था प्रकट की है। नेक्स्ट, सांची। सांची रायसेन मध्य प्रदेश में है तथा सारनाथ, सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सांची तथा सारनाथ से लघु स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं। इस लघु स्तंभ लेख में सम्राट अशोक ने कौशांबी तथा पाटलिपुत्र, कौशांबी तथा पाटलिपुत्र के जो महामात्र थे, इन महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु तथा भिक्षुणियों को संघ से बहिष्कृत किया जाए तथा शिलालेख प्रथम में, शिलालेख प्रथम में अशोक के द्वारा विज्ञप्ति जारी की गई और इस विज्ञप्ति में कहा गया कि किसी भी यज्ञ के लिए, किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। अर्थात अशोक ने प्रथम शिलालेख के अनुसार पशु वध पर, जो पहले यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी, उस बलि पर प्रतिबंध लगा दिया था। अब नेक्स्ट, धम्म यात्रा। अशोक से पहले विहार यात्राएं की जाती थी। विहार यात्रा, इस विहार यात्रा में क्या होता था कि राजा शिकार करने के लिए जाता था और पशुओं का शिकार करता था, लेकिन अशोक ने इस विहार यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया और उसके स्थान पे धम्म यात्रा शुरू की गई थी। धम्म यात्रा, धम्म यात्रा में वो स्थान जो महात्मा बुद्ध से संबंधित थे, उन स्थानों की यात्रा की जाती थी तथा श्रमणों और वर्दों को सवर्ण दान में दिया जाता था। तो ये हो गया हमारा धम्म यात्रा। अब लेते हैं नेक्स्ट, अनुसंधान। अनुसंधान, अशोक ने अपने शासनकाल में, अशोक ने अपने शासनकाल में प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों, ये उस समय के प्रमुख अधिकारी और कर्मचारी होते थे। तो अशोक ने अपने कर्मचारियों को
जिसमें प्रमुख प्रादेशिकों, राजकों और युक्तकों को आदेश दिया कि वो प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार के लिए यात्रा पर जाएं। इसे लेखों में अनुसंधान कहा गया है। अगला पॉइंट लेते हैं, धम्म महामातर। धम्म महामातर राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने महामात्रों की नियुक्ति की थी। राज्याभिषेक का जो 14वां वर्ष है, इस 14वें वर्ष में अशोक ने महामात्रों की नियुक्ति की थी। अब ये महामात्रों के कार्य क्या होते थे? तो इनका जो पहला कार्य वो तो धर्म का प्रचार करना। दूसरा कार्य हो गया कल्याणकारी, कि जनता को कल्याणकारी कार्य करने के लिए तथा उन्हें दान देने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रजा को कल्याणकारी कार्य तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना। और इनका तीसरा कार्य था कारावास से कैदियों को मुक्त करना या उनकी सजा कम करना तथा उनके परिवारों की आर्थिक सहायता करना। तो ये उस समय के जो महामात्र थे, धम्म महामात्र थे, उनके प्रमुख कार्य थे। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, अभिलेख। अभिलेख अशोक प्रथम शासक था जिसने अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से संबोधित किया था। अशोक प्रथम शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। अभिलेखों के माध्यम से संबोधित करने की प्रेरणा है अशोक को ईरानी राजा डेरियस, जिसे दारा भी कहते हैं, दारा या डेरियस प्रथम से प्राप्त हुई थी। अशोक के जो अभिलेख है, इन अभिलेखों की जो भाषा है वो ब्राह्मी लिपि है। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन पश्चिमोत्तर भारत से जिसमें मनसेरा, शाहबाजगढ़ी, मनसेरा शाहबाजगढ़ी से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो खरोष्ठी लिपि में है। टोपरा से दिल्ली लाए गए स्तंभ में, पहले ये टोपरा में था, लेकिन टोपरा से इस स्तंभ को दिल्ली लाया गया था। टोपरा से दिल्ली लाए गए स्तंभ में एक साथ 7 लेख उत्कीर्णित किए गए हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं उन्हें पढ़ने में जो सफलता प्राप्त हुई है वो जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई है। अशोक के दूसरे तथा तीसरे अभिलेखों में यवन शासक एंटियोक्स द्वितीय का उल्लेख मिलता है।
पुष्करणी कहते हैं श्रीलंका को। श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर के देवानामपीय की उपाधि धारण की थी। देवानामपीय की उपाधि धारण की थी तथा राज्याभिषेक के दूसरे अवसर पर अशोक को आमंत्रित किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर के या बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर के श्रीलंका गया था और यहीं से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। 40 वर्ष शासन करने के बाद में अशोक का जो शासन काल है वो 40 वर्ष है। 40 वर्ष शासन करने के बाद में 232 ईस्वी पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई थी। अब हम लेते हैं अशोक के उत्तराधिकारी। अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद में अगले 50 वर्षों तक जो उसके उत्तराधिकारी थे वो बहुत ही कमजोर थे। अशोक के बाद में कुणाल शासक बना तथा राजतंत्रिणी के अनुसार जलोक कश्मीर का स्वतंत्र शासक बना। राजतंत्रिणी के अनुसार और तारानाथ के अनुसार गांधार का शासक वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक था तारानाथ के अनुसार। कुणाल के अंधा होने के कारण, कुणाल अंधा था इसलिए कुणाल के अंधा होने के कारण जो प्रशासन है वो कुणाल के पुत्र संपर्ति के हाथों में आ गया था। संपर्ति ने प्रशासन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था तथा कुणाल के एक अन्य पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया था तथा आजीविकों के लिए नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी थी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक है वो वर्धरथ था। वर्धरथ अंतिम मौर्य शासक। वर्धरथ की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री और उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कर दी गई। वर्धरथ की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग, ये उसका ब्राह्मण मंत्री भी था और साथ में सेनापति भी था। इसके द्वारा वर्धरथ की हत्या कर दी गई तथा एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना की। तो आज इतना ही। जय हिंद।